नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मेरे साथ हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार, जो कि लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो बीपीडीओ और वीडियो की परीक्षा हुई थी उसमें कुछ धांधली हुई है और उस धांधली को लेकर इनके पास कुछ साक्ष्य हैं, जिनके साथ ये आज मेरे साथ बातचीत करेंगे और मैं इनका पक्ष भी जानूंगा कि क्या ये कहना चाहते हैं। कल हमारी बात उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव श्री संतोष बरोनी जी से हुई थी। आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। तो पहले तो स्वागत है बॉबी पंवार जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है कि आप दिल्ली से यहाँ पहुँचे उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंवार जी, पहले बात तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि जो बीपीडीओ और वीडियो परीक्षा हुई है इसमें धांधली हुई है। आपके पास क्या कोई साक्ष्य हैं ऐसे जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें धांधली हुई है? क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो कि अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है। उन बच्चों के साथ यदि परीक्षा रद्द होती है तो उन बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है। भर्ती परीक्षा रद्द होने का अगर आप चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो तो देखिए, भर्ती परीक्षा रद्द होने का जहाँ तक का सवाल है, तो अभी तक हमने कोई भी अपने इंटरव्यू में या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना भी कुछ हमने दिया है उसमें अभी तक हमने भर्ती रद्द करने के पक्ष में कभी नहीं बोला कि भर्ती रद्द हो। पर हाँ, हमने जो साक्ष्य आयोग को दिए हैं वो चाहे स्क्रीनशॉट्स हो, एग्ज़ाम से पहले के स्क्रीनशॉट्स हो, या कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हो जो गलत चयन प्रक्रिया से चयन हुए हैं और उसमें काफ़ी मतलब बिंदु है जिस आधार पर इस भर्ती की जांच की जा सकती है। चलिए, आप मुझे बिंदुवार बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। क्या आपके पास जो साक्ष्य हैं उनमें कुछ दम है या हवाई बातें हैं? देखिए, साक्ष्यों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमने जो स्क्रीनशॉट दिए हैं आप उनकी जांच करिए। आयोग को हमने दे दिया, आयोग कह रहा हमने साइबर सेल को दे दिए। ठीक है, साइबर सेल को दे दिए हैं। हम कह रहे हैं कि वो उस साक्ष्यों की जांच करे कि वो जो पूरी उत्तरों की श्रृंखला जो पेपर से लगभग 12 घंटे पहले के स्क्रीनशॉट है वो कहाँ से आए, कब के हैं, क्या है, उसकी जाँच आयोग को करनी चाहिए। साइबर सेल के द्वारा हो रही है और हम चाहते हैं उस जाँच में तेज़ी लाए जिससे बच्चों को न्याय मिल सके। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं कि 2 परीक्षाएं होती है, 1 माह का लगभग बीच का अंतर है, 1 माह में 2 परीक्षाएं होती है और समान पाठ्यक्रम वाली परीक्षाएं हैं। और उत्तराखंड में जो भी बंदा तैयारी कर रहा है वो इस प्रकार है कि जो समान पाठ्यक्रम की परीक्षाएं हैं ग्रुप सी की, उसको वो सभी फॉर्म को भरता है। ठीक है, एक आध केस ऐसे हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं जो फॉर्म ना भरते हो, कोई स्पेशल उसके लिए ही फॉर्म भरे हो सकते हैं। पर इतनी बड़ी तादाद में, आंकड़ा मैं दोनों परीक्षाओं का लूँ तो 315 के करीबन ऐसे लोग हैं जो वीडियो बीपीडीओ वाली परीक्षा में चयनित है, परंतु इधर कनिष्ठ सहायक जो उसी सिलेबस वाली परीक्षा है और 1 माह के अंतराल में हुई परीक्षा है, उसमें भी नॉन टाइपिंग के कुछ पद थे, उसमें भी 2800 ग्रेड पे की पोस्टें थी, पर उन्होंने वो फॉर्म या तो भरा नहीं या फिर उन्होंने उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्वालिफाई का मतलब है ST SC वाला 35 नंबर। जब तक ये मालूम नहीं होता है कि वो लोग उस परीक्षा में बैठे भी हैं नहीं बैठे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीपीडीओ में उनका नाम है? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि उस परीक्षा में बीपीडीओ में उनका नाम है, वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है ना। में नाम नहीं है, एक में नाम नहीं है। नाम ना होने का मतलब है या तो उन्होंने परीक्षा दी नहीं। भाई, जब आप तैयारी करने वाले हो और सेम पाठ्यक्रम वाली परीक्षा है तो आप फॉर्म क्यों नहीं भर रहे? दूसरा भी हमारे जो जानने वाले हैं, जो मेहनत से चयन जिन्होंने लिया है, उनके दोनों परीक्षाएं हैं और उनकी निकली भी है। भले ही कुछ लोगों की रह गई हो कुछ नंबरों से, वो भी हमारे जानने वाले हैं। हम मान सकते हैं कि ठीक है, फॉर्म भरा था, नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लड़के कहाँ से आ गए? 315 के करीब। या तो इन्होंने परीक्षा दी नहीं, और अगर दी है तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मतलब ST SC वाला 35 नहीं ला पाया, जनरल OBC वाला 45 नहीं ला पाया, और यहाँ पर सिलेक्शन लिए हुए हैं। तो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसकी जब तक जांच नहीं होगी, और जांच तब होगी जब जांच समिति गठित होगी और पूरे भर्ती की जांच होगी। आयोग की कार्यशैली पर हम सवाल खड़ा करते हैं। आपको जो ये साइबर सेल को आप स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, और सचिव साहब को कहते हैं कि अब जो जांच है स्क्रीनशॉट की वो साइबर सेल को सौंप दी गई, तो आपको साइबर सेल पर थोड़ा संदेह है क्या? आप चाहते हैं कुछ विशेष प्रकार की जांच हो इसके बाद? बिल्कुल, हम तो वही मांग कर रहे थे, वही डिमांड कर रहे थे कि कम से कम इसकी या तो न्यायिक जाँच हो, न्यायालय के संरक्षण में जाँच हो, या इसकी CBI जाँच हो। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर संदेह के आधार पर मामा भांजे का चयन हो जाता है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, उस पर पूरे प्रदेश में आवाज़ें उठती है कि ये कैसे हो गया। वहाँ के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए जांच के,
जब जांच की तो निकल कर सामने आया कि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद अब वहाँ सीबीआई जांच हो रही है। बेरोजगार संघ क्या चाहता है इस परीक्षा को लेकर? आप भी बताइए कि आप लगातार अपनी मांग रख रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, इसमें धांधली हुई है, फिर से एग्जाम होना चाहिए। तो क्या भर्ती परीक्षा निरस्त करवाना सही है? इसमें तो कुछ लोगों का भी नुकसान है जो कि अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं। अगर मान के चलिए कुछ लोग धांधली से लगे भी हैं तो कुछ तो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए होंगे ना सर? बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ तक कि निरस्त की बात कर रहा हूँ तो निरस्त की बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि मेरे किसी भी इंटरव्यू में आप दिखा दीजिए कि मैंने बोला हो कि निरस्त हो। हमने तो यही कहा कि जो हम बिंदु दे रहे हैं, जो हम आपको साक्ष्य दे रहे हैं, उस आधार पर एक बार भर्ती की निष्पक्ष जांच हो और उस जांच में जो निकल कर आएगा वो डिसीजन तो उसके बाद का है। निरस्त का हो या काली भेड़ों को बाहर करने का हो या जो भी डिसीजन हो उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। पहले ही हम क्या कह दें कि आप भर्ती को निरस्त कीजिए, हम इसीलिए तो बोल नहीं रहे, किसी भी इंटरव्यू में हमने नहीं बोला है ना। तो हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जांच में जो सामने आएगा, जांच में जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लिया जाए। अच्छा, एक चीज मेरे मन में है कि जो आप स्क्रीनशॉट बता रहे हैं कि ये भर्ती से 12 घंटे पहले का स्क्रीनशॉट है, तो ये एग्जाम से पहले ही जब ये स्क्रीनशॉट अगर आ गया था, पेपर लीक हो चुका था, तो ये आपने एग्जाम के बहुत देर बाद नहीं इसको ओपन करा? क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि हमें जब मिला हमने तब इसको पब्लिश किया। हमारे पास जब तक नहीं, कहाँ से मिला आपको? हमें जहाँ से भी मिला, एक है सोर्स जहाँ से मिला है, उस चीज़ को मैंने आयोग के सामने बोल दिया। हमने पहले ना तो मीडिया में डाला ना सोशल मीडिया में डाला। हमने जैसे ही मिला हमने तुरंत आयोग के अध्यक्ष को कॉल करके उनके पास सौंप दिया कि सर ये बातें हैं, आप इसकी जांच करवाइए। 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब कोई आयोग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके बाद हमें मजबूरन प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करनी पड़ी और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने वो सार्वजनिक किए। जब सार्वजनिक किया गया तो हमने उसमें साफ तौर पे कहा कि हम अब किसी को ये नहीं बताएंगे कि हमें कहाँ से किस माध्यम से प्राप्त हुए, पर हाँ अगर जांच समिति गठित होती है और जांच समिति हमसे पूछती है कि हाँ कहाँ से हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जांच समिति को हम बता देंगे कि कहाँ से हुआ, क्या सोर्सेज है इसको प्राप्त करने के। तो वो चीज़ें हम जांच समिति को देंगे और बाकी जो भी और चीज़ें हैं वो जांच समिति को देंगे कि किस प्रकार क्या है, जांच होनी है, हमारा भी कुछ उसमें सुझाव। अच्छा, साइबर सेल की जांच जारी है, हम 2 या 3 दिन में जांच का जो भी मतलब रिजल्ट होगा वो भी सामने आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। तो आपको साइबर सेल जो जांच कर रहा है, आयोग जो जांच करा रहा है, उसकी मंशा पे और इस जांच से आप इस पर भी आपको संदेह है? देखिए, संदेह तो होगा क्योंकि है क्या कि हमने आयोग के समक्ष ये चीज़ें रखी और उसके बाद कुछ हमने डीबी से पहले आयोग को बोला था कि कई मतलब अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रदेश भर से आवाज़ें उठी है, अनेक जिलों से आवाज़ें उठी है कि कई मतलब जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय लोग हैं। हम जानते हैं कि राजनीति में या समाज सेवा में जो सक्रिय लोग होते हैं वो किताब पढ़ने का उसको टाइम नहीं मिल पाता है और वो इतनी टॉप मेरिट में आ जा रहे हैं। और चलिए आप नाम लीजिए सीधे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नाम क्या लें, हम इस तौर पे कह दें कि वर्तमान में भाजपा शासित प्रदेश है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही कई पदाधिकारी वो जिला मंडल या मंडल के या जिला के पदाधिकारी हैं या उनके। आप साफ कह रहे हैं कि भाजपा के ही कुछ नए नेता, नए नवेले नेतागण वो इन पदों पर चयनित हुए हैं? बिल्कुल, कुछ भाजपा के नए जो नवेले नेता है वो चयनित हुए हैं और जहां तक हमने इसकी अपने स्तर से जांच करने की कोशिश की और जांच हमने की तो हमें ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के भी कुछ नेता इसमें मिले हुए हैं। इसीलिए पक्ष और विपक्ष से आवाज नहीं उठ रही है। इसलिए पक्ष विपक्ष से आवाज नहीं उठ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई नेता है क्या वो एग्जाम नहीं निकाल सकता? आपको क्यों संदेह है? नेता है तो एग्जाम नहीं निकाल सकता क्या? नहीं, निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता है, पर हम जो हमारे मेहनती छात्र हैं और जो हमारे साथ पहले तैयारी करते थे या जो तैयारी करे, हमने भी तैयारी करी है, हम जानते हैं कि तैयारी करना क्या होता है और तैयारी में कितना दमखम लगाना पड़ता है, कितना समय हमें किताबों को और कोचिंग में, लाइब्रेरी में देना पड़ता है। हम खुद तैयारी कर रहे थे उस दौरान, जब से हमने किताब पढ़ना छोड़ा क्या नहीं हो पाता, जब से हम इन कामों में लिप्त हो गए, समाज सेवा में, इन कामों में लिप्त। बॉबी पवार वास्तव में बेरोजगारों के प्रति सीरियस है या राजनीति कर रहे हैं? मैं अपनी घटना आपको बताऊं तो मैं एक तैयारी करने वाला बच्चा था। तैयारी करते करते ऐसी कंडीशन आ गई कि तैयारी करते हुए 2-3 साल हो गए थे परंतु वैकेंसी नहीं निकली। जब वैकेंसी निकली तब अंडर एज थे, उस समय फॉर्म नहीं भर पाए। जब एज हुई तो 2-3 साल तक वैकेंसी नहीं निकली। उस दौरान हमें इसमें कूदना पड़ा, आंदोलन में कूदना पड़ा वैकेंसी निकालने के लिए।
मेरे नेतृत्व में जब पहला आंदोलन हुआ, सचिवालय कूच हुआ, तो हजारों की भीड़ में सचिवालय कूच किया गया। उस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज होने के बाद कुछ पथराव हुए, पुलिस को भी चोटें आई, हमारे साथियों को भी चोटें आई, हमारे साथी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उस दौरान मेरे पे मुकदमे लग गए थे। तो उसके बाद जो एक डायरेक्शन चेंज हो गई थी, डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब प्रदेश भर से युवाओं के फ़ोन आने लगे कि ऐसा, जब भी कुछ घटना होती कि ऐसा करना है, फिर मजबूरन करना पड़ता था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि किताबों से डाइवर्ट हो गए। जब डाइवर्ट हो जाते हैं तो तैयारी करने का कोई। बॉबी पवार के आगामी भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भविष्य में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या करना है, चुनाव लड़ना है, क्या करना है। पर अभी तो फिलहाल जो बेरोजगारों की आवाज़ जो हम उठा रहे हैं, वो मैंने तो छोड़ दिया था बीच में कि क्या है, परंतु प्रदेश भर से छात्रों का दबाव आता है कि आप ऐसा तैसा है, आप करोगे नहीं, वो सो अलाना फलाना, मतलब बहुत सी चीज़ें वो प्रेशर डालकर कर देते हैं। तो मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि हमने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हाँ, जिस दिन इस पद से इस्तीफा दे दूंगा उसके बाद हम वो उनके प्रेशर में काम नहीं करेंगे। अभी हमें प्रेशर में, बच्चों के प्रेशर में काम करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने हमें अध्यक्ष माना है, तो उस प्रेशर में काम करना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है। जी बॉबी पवार जी, ये बताइए कि आपको ये भी है कि कुछ जो प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्रों में आयोग ने कुछ प्रश्नों को डिलीट करा है, तो वो प्रश्न जो डिलीट हुए हैं उस पर भी आप आपत्ति उठा रहे हैं कि ये प्रश्न डिलीट नहीं होने चाहिए थे, ये तो बहुत सही प्रश्न है, इनको डिलीट करने का क्या मकसद था आयोग का? वो कौन से प्रश्न है और किन पर आपको आपत्ति और क्यों आपत्ति है? देखिए, आपत्ति इसलिए कि इन्होंने एक नया प्रचलन बना दिया उत्तराखंड में। ये सही प्रश्नों को या तो डिलीट कर दे रहे हैं या उस सही प्रश्न के उत्तर, जो सही उत्तर है, उसको चेंज कर दे रहे हैं। इससे घाटा पढ़ने वाले विद्यार्थी को हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दूं कि अभी ये परीक्षा हुई है, एनसीईआरटी जो पूरे देश में यूपीएससी जिसको मानता है कि इसमें यही है कि एनसीईआरटी पे जो होगा वो हम मानेंगे, तो उसमें है कि एक प्रथम हेडिंग है, हेडिंग में लिखा हुआ है कि 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद मगध है। भाई, जब सब में लिखा हुआ है सारी बुकों में, तो आपको क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी? जब तो आपने आंसर की जारी की तब सही दे रखा था, उसके बाद जब रिजल्ट के साथ आप नई आंसर की डालते हो उसमें आप डिलीट कर दे रहे हो। तो आप देख सकते हैं जिस बच्चे का वो प्रश्न सही था वो 1.25 नंबर से पीछे चले गया, 1 नंबर का उसका प्रश्न का कट गया और 0.25 उसका माइनस मार्किंग होकर कट गया। और जिसने ये करा ही नहीं था या जिसने पढ़ा ही नहीं था उसको फालतू में एक बोनस अंक मिल गया, वो उससे आगे चले गया। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई है और इस पेपर में कम से कम। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए मोटा मोटा कि कहाँ कहाँ पर आपको खामियां नजर आती हैं, जैसे कि पेपर को लेकर कि पेपर जो आयोग बनाता है, क्या धांधली की मंशा से ऐसा बनाता है, जानबूझ के उसमें गलत प्रश्न डाल देना है? पहली बात तो ये होगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपकी कोई शिकायत है तो वो बताइए। और दूसरा ये बताइए कि इस भर्ती परीक्षा में अब जो जांच साइबर सेल के द्वारा हो रही है उसमें क्या नतीजा आता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके अनुसार धांधली हुई और साइबर सेल कहता है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, तो ठीक है, साइबर सेल जांच कर रहा है, हम भी अपने माध्यम से किसी प्राइवेट एजेंसी से या अन्य स्टेट से किसी साइबर सेल से जांच करवाएंगे। अगर दोनों रिपोर्टें सेम होती है तो ठीक है, हम मान जाएंगे कि अगर रिपोर्ट सही आती है, दोनों स्टेटों की सेम रिपोर्ट आती है तो ठीक है, वो चीज़ सही पाया जाए या गलत पाया जाए हम उसको मानेंगे। पर अगर वो प्राइवेट एजेंसी वाली रिपोर्ट या साइबर सेल वाली रिपोर्ट अगर अंतर आ गया तो आप तो देख सकते हैं कि फिर, मतलब साइबर सेल की जांच अगर आपके अनुरूप नहीं हुआ तो उस पर आप काउंटर मारेंगे? हमारे अनुरूप नहीं, साइबर सेल है, जांच कर रही है जो जिस यंत्रों से वो। आपको तो संदेह है ना कि धांधली हुई है, तो अगर साइबर सेल कहता है कि धांधली नहीं हुई है तो मतलब आपके अनुरूप नहीं है, फिर आप कहेंगे हम अगली जगह जाके चेक करवाएंगे? फिर अनुरूप नहीं है, हम साथ साथ में प्राइवेट एजेंसी पे जांच करवा लेंगे। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अगर कोई उसे बीमारी है तो दोनों रिपोर्टें सेम आएंगी ना, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से लो या सरकारी हॉस्पिटल से। कुल मिला के आप उसको भी चैलेंज करने वाले हैं? अगर साइबर सेल वाले लीपापोती करते हैं उसमें तो जरूर हम प्राइवेट एजेंसी से भी उसकी जांच करवाएंगे। और अगर फिर तो मुझे लगता है ये भर्ती तो लटकती हुई नजर आ रही है। बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड में भर्तियां होती हैं, उसमें भी भर्तियां लटक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। सिस्टम में ही तो प्रॉब्लम है, सिस्टम के मारे ही सारे बेरोजगार है। आज उंगलियां हमारे ऊपर या न्यूज रिपोर्टरों के ऊपर उठाई जा रही है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? जब सिस्टम ही खराब है, जब सिस्टम ने ही सारा सिस्टम पूरा तहस नहस कर दिया है, उन्हें आप कहिए ना। आयोग के हर परीक्षा पे उंगलियां उठ रही है, आप देख सकते हैं। तो वो क्यों अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं ला रहे हैं? और हमने जब कहा था कि इनकी जांच की जाए तो उन्होंने क्या करा? उनकी कार्यप्रणाली देखिए, उन्होंने जो संदिग्ध लोगों की लिस्ट थी,
70 के करीब, उन्होंने उनसे ही एक अलग फॉर्म भरवाया कि आपके पिछली परीक्षाओं में कितने नंबर थे, ये क्या थे, इस प्रकार का ब्यौरा लिया। क्या इनकी कार्य प्रणाली ऐसी नहीं हो सकती कि सबसे लिया जाता? क्योंकि जिसने भी नाम दिए होंगे वो सबको तो जानता नहीं है कि कौन धांधली से चयनित हुआ या कौन गलत तरीके से चयनित हुआ है, वो सबको जानता नहीं है। कुछ नाम दिए होंगे, परंतु आयोग को तो अपने कार्य प्रणाली में ये ऐड करना चाहिए था कि वो सबसे फॉर्म भरवाते, सबका रिकॉर्ड निकलवाते और उसमें कुछ ना कुछ फिर सामने निकल के आता। बोल पवार, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत लंबी लड़ाई है, और इस तरह की लड़ाई लड़ने के दौरान मैं देखता हूँ कभी कुछ जो आयोग के सचिव भी कह रहे थे कि उत्तराखंड में भर्ती माफिया बैठे हुए हैं, कभी इन भर्ती माफियाओं की तरफ से धमकी वमकी आती है? देखिए, भर्ती माफिया बैठे हैं और ऐसे भर्ती माफिया हैं कि जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगे हुए हैं, गैंगस्टर लगे हुए हैं। पिछली भर्तियों में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, उसमें मुकदमे दर्ज हुए, गैंगस्टर लगे हैं। तो होता क्या है कि जब भी आयोग की परीक्षा हो, हम तो ये कहते हैं जब गैंगस्टर लगा हुआ है तो इन्हें कम से कम 10-15 दिन पहले नज़रबंद किया जाए, परंतु होता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक शय मिली हुई है। जो भर्ती के सरगना हैं उनको भी राजनीतिक शय मिली हुई है, इसलिए वो अंदर नहीं होते। यहाँ राजनीतिक शय किसकी मिली हुई, कुछ नाम लेंगे किसी का? नहीं, राजनीतिक शय यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों की मिली हुई है। अब वो आप लोग मुख्यमंत्री कुछ भी आवाज कर रहे थे एक बार, और मेरे ख्याल से सर्वे चौक पे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आप लोगों को रोक दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कुछ? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय को तो हमने कम से कम 10 से 12 ज्ञापन दे दिए। मुख्यमंत्री आवास कूच करा, जनता दरबार में गए, वहां अपनी बात रखी, उसके बाद अन्य माध्यम से भी ज्ञापन। युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी, क्यों आप सुनते नहीं है क्या? बेरोजगारों की या युवाओं की सुनते नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जो ये घटना है इसमें तो हम यही कह सकें कि नहीं सुनी है। अब क्यों नहीं सुनी है वो कारण तो मुख्यमंत्री जान पाएंगे। यहाँ तक कि जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पर रैली हमने करी, वहाँ पर भी कूच किया, उसके माध्यम से ज्ञापन पहुँचाया, उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाई कि बात ये है, आप इसका संज्ञान लीजिए। परंतु अभी 3 महीने होने वाले हैं, पर मुख्यमंत्री महोदय का अभी तक इस भर्ती के संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अपने आप में संदेह पैदा करता है कि क्यों मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने CBI जांच के मुख्यमंत्री तक बात ही नहीं की होगी तो कहाँ से बोलेंगे? कौन कह रहा मुख्यमंत्री तक बात ही नहीं गई है? हमने मुख्यमंत्री आवास के जनता दरबार में गए, हमने खुद अपने हाथों से ज्ञापन हाथ में पकड़ाया और कहा, मुख्यमंत्री साहब ये जांच का मामला है। तो आश्वासन तो मिला होगा आपको? आश्वासन कहाँ मिला? उन्होंने वो पकड़ लिया, परंतु जब वो ज्ञापन दिया, जब हमने कहा कि जांच का मामला है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री के महोदय का चेहरा उतर गया था। तो फेस रीडिंग करते हैं क्या आप? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और करना भी पड़ेगा, है ना। अगर फेस रीडिंग ना करते तो अभी तक उनका स्टेटमेंट आ जाता है भर्ती में, या तो जांच के लिए या कुछ और जो भी स्टेटमेंट देना होता दे देते, परंतु अभी तक नहीं दिया जी। अच्छा, मेरे साथ एक और भाई साहब हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप इस भर्ती की परीक्षा के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम विकास सिंह है सर। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो इसमें सिलेक्टेड हैं। पहले तो उनके साथ मेरी संवेदनाएं भी हैं काफ़ी, और मैं उस मामले में काफ़ी भी अपने आप भी डिप्रेशन में हूँ कि अब काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि ऋषि भाई इस चक्कर से कि अब हमारा हुआ है, अब आप। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हाँ, वास्तव में गलत तो हुआ है। क्या मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूँ? मुझे मेरे दोस्त ही कहते हैं, जो सेलेक्टेड दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ऋषि भाई आपकी लड़ाई जेन्युइन है, कि लड़ना पड़ेगा आपको। आपकी लड़ाई क्या संक्षिप्त में बताइए। मैं बताता हूँ सर आपको कि क्या होता है सर, कि जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद एक आंसर की आती है, और ये जब आंसर देते हैं तो कुछ क्वेश्चन उसमें रिजल्ट बनाने के टाइम पे बदल देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि एक हवाई सेवा है देहरादून से पंतनगर तक की, उसका जो निर्माण किया गया था वो किस कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसका आंसर था डेक्कन एविएशन। एक्चुअली में डेक्कन एविएशन ही इसका आंसर था। ये आंसर आयोग ने ही खुद माना था जब आंसर की देते हैं, और फिर जब ये रिजल्ट निकालते हैं फिर उस आंसर को चेंज क्या मतलब, वो देते ही नहीं है उसका आंसर, उसको जो आंसर था पहले दिया रखा। मतलब क्वेश्चन डिलीट कर दिया था? डिलीट भी नहीं करा सर, आंसर ही बदल दिया उसका, ठीक है। हमने कोर्ट में दिया, जो गवर्नमेंट की जो सरकारी जो ये होती है वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ सिविल एविएशन, उसमें साफ लिखा हुआ है सर, मैं आपको दिखा दूंगा, साफ लिखा हुआ है कि इसका जो निर्माण है वो डेक्कन एविएशन ने कराया था। जब साफ लिखा है कि डेक्कन एविएशन ने इसका निर्माण कराया है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी सब कुछ है, सब कुछ साफ है, तो फिर भी आयोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ सर, बिल्कुल। मैं जब गया था आयोग अगर कर रहे हैं तो आयोग के पास भी तो कुछ तथ्य और तर्क होंगे। जी बिल्कुल। मैं जब आयोग में गया था, यश राजू जी से मैंने इस बारे में बात करी थी, हम साथ में गए थे, तो यश राजू जी ने यही कहा था कि हाँ गलती तो हुई है। तो सर इस प्रश्न को लेकर कहा था? बिल्कुल कहा था गलती हुई है। तो मैंने ये तक कहा, मैंने कहा गलती हुई है तो इसका खामियाजा आम बेरोजगार क्यों भुगते हैं या अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं?
आप एक्सपर्ट की आड़ में धांधली करवा रहे हो। आपने देख लेगा ये डेक्कन एविएशन वाला है, महाजनपद वाला, ऐसे कई प्रश्न हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल सही है, पर आयोग ने ना जाने क्यों और इस कारण एक ही शिफ्ट से लगभग 50% सिलेक्शन हुए हैं। कौन सी शिफ्ट है वो एक शिफ्ट है जिस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए, उस शिफ्ट से लगभग 50% सिलेक्शन हुए हैं। मतलब जिस शिफ्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए उसी शिफ्ट से सबसे ज्यादा चयन भी हुए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सारे जो विद्वान थे उसी शिफ्ट में बैठ गए? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये अपने आप में ये भी जांच का विषय है। अच्छा, एक गैंग है जो ट्रोल करती है, आप लोगों में भी करती होगी। जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो अपनी मेहनत से सिलेक्टेड हैं, उनको तो वाकई इस बात से पीड़ा है कि क्यों इस भर्ती परीक्षा में सवाल उठ रहे हैं। सालों की मेहनत हमें इस मुकाम तक लाती कि हम चयनित होते हैं। लेकिन एक गैंग हुआ है जो शायद धांधली करके अंदर घुसा है, वो ज़्यादा सक्रिय है, नजर आता है मुझे। क्योंकि मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कल ये पाया कि जो कमेंट्स की बौछार हो रही थी, तो ऐसा लगता है प्री प्लान कमेंट कर रहे थे, भर्ती माफियाओं की तरफ से हो रहे हों या कुछ हो रहे हों। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि भर्ती परीक्षा में धांधली तो हुई है, ऐसे मुझे आशंका नजर आती है। हुई नहीं सर, धांधली 100% हुई है। और मैं कहता हूं आप जांच समिति गठित कीजिए और जांच समिति को हम बिंदु देंगे कि किन बिंदुओं पे जांच होनी है। और मैं कह रहा हूं कि हमारे अगर सुझाव जांच समिति ने ले लिए, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गारंटी के साथ हम कह रहा हूं। वो स्क्रीनशॉट जो आप दे रहे हैं वो आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हम भी इस पर थोड़ा फैक्ट चेकिंग करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मैं कह रहा हूं वो स्क्रीनशॉट 99.99% तो सही है जिस माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु अगर 0.01% भी गलत साबित होते हैं तो हमारे पास उसके बावजूद भी ऐसे बिंदु है जिन पर जांच करनी है। और जांच करने के बाद ऐसा कुछ निकल के आएगा, हम कह रहे हैं कि 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी करवा देंगे अगर हमारे सुझाव अगर जांच समिति ने लिए। ये ऑन कैमरा दूध का दूध पानी का पानी आप करिए, लेकिन उन छात्रों के साथ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा जो मेहनत से निकले हैं। उनके साथ हम खड़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा या हमारे जो जिस तरीके से चीजें चल रही है, अगर भर्ती ही कैंसिल हो गई फिर? नहीं, देखिए भर्ती कैंसिल होना और ना होना इसमें तो जांच जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद का डिसीजन है, वो ना हमारा डिसीजन है। वो जांच समिति का क्या डिसीजन है और आयोग क्या डिसीजन उस पर लेता है, वो चीज़ें मायने रखेगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हर भर्ती में मेहनती छात्रों के साथ लगभग 30 और 40% जो काली भेड़ें घुस रही है वो कब तक चलता रहेगा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मेहनत करने वाले तो निकलेंगे, ऑब्वियसली ये कि मेहनत करने वाले अब 100% सीटें तो बेच नहीं सकते हैं, बड़ी तादाद में सीटें बेचते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बेची है, इसमें 300-400 का आंकड़ा छू जाएगा। सचिव साहब कह रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आयोग की तरफ से एक नंबर की हेराफेरी नहीं और एक पैसे की हेराफेरी भी नहीं, उन्होंने पैसे का भी जिक्र कर दिया था। सचिव साहब को मैं कहना चाहूंगा कि सचिव साहब आप तो पहले दिन जब हमने आवाज उठाई कि धांधली हुई है, आपने तो बिल्कुल कड़े उसमें कह दिया था कि कोई धांधली नहीं हुई है, परीक्षा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष खुद कहते हैं कि मुझे भी लगता है 4-5 ब्लैक शिफ्ट हैं। उसके बाद जब हमने ये स्क्रीनशॉट दिए और डीबी चालू हुआ और इन्होंने थोड़ा आंकलन किया होगा, उसके बाद खुद इंटरव्यू में कह गए आयोग के अध्यक्ष कि मुझे लगता है 50-60 ब्लैक शिफ्ट है। और कल खुद आपके इंटरव्यू में सचिव साहब कह रहे हैं कि हाँ धांधली, मुझे लग रहा है कि अनियमितताएं हुई है और ये चीज़ें हुई है। तो जब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जांच बिठाने में क्या दिक्कत है? आप जांच बिठा दीजिए, जांच समिति का हम भी सहयोग करेंगे। अब जांच समिति की रिपोर्ट में क्या निकल कर आता वो डिसीजन बाद के हैं सारे, परीक्षा निरस्त होना। आप लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हम तो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे क्योंकि हमारा तो भरोसा उठ रखा है यहाँ से। सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। सेंटर की एजेंसी तो क्या हुआ, सेंटर में भाजपा है, स्टेट में भाजपा है। आप लगाइए जैक और बोलिए कि हाँ अगर इतने पाक साफ है, मैं कह रहा हूं अगर मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड में जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वो इतनी पाक साफ है तो आप सीबीआई को बुलाइए, सीबीआई जांच करवाइए। सीबीआई जांच से क्या होगा, भविष्य में बेरोजगारों के साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा और जो यहाँ के सरगना है उन पर जब कार्रवाई होगी ना तो कम से कम आगे और सरगनाएं खड़े नहीं होंगे। नहीं तो इन्होंने तो बहुत बड़ी चैन बना दी है पूरे उत्तराखंड में, इनकी तो बहुत बड़ी चैन है। पेपर आउट जसपुर से आउट हो रहे हैं, इधर मोरी उत्तरकाशी से आउट हो रहे हैं, रुड़की हरिद्वार से आउट हो रहे हैं, कहाँ से पेपर आउट हो रहे हैं और पेपर एक ही जगह से आउट होकर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात वास्तविक है, पेपर आउट हो रहे हैं, एक भर्ती माफियाओं का एक गैंग या सरगना यहाँ पे चल रहे हैं उत्तराखंड में, तो पढ़ने वाले बच्चों का तो मनोबल वैसे ही गिर जाएगा।
उन्हें पता है कि हम पढ़ के क्या कर लेंगे, जब घुसना आगे सरगनाओं ने है या माफियाओं के थ्रू ही भर्ती होनी है। तो ये आपका जो ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दुविधा वाली बात तो नहीं है? जांच तो होनी चाहिए अगर हम पारदर्शिता चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो। बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हमारी भी तो यही डिमांड है। आप जांच करके तो देखिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर उत्तराखंड की गवर्नमेंट इतनी पाक साफ है, अगर ये लिप्त नहीं है तो आप बुलाइए सीबीआई को, जांच दीजिए, नहीं तो न्यायालय में जाइए और न्यायालय की उसमें संरक्षण में एक जांच करवा दीजिए। आप लोगों ने तो प्रश्न चिन्ह एजेंसी पे भी उठाया जो एग्जाम करा रही है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। बिल्कुल हमने उठाया है, और ये प्रश्न चिन्ह हमने जो परसों परीक्षा रद्द हुई है, जो आयोग को रद्द करनी पड़ी, क्यों रद्द करी जब एजेंसी ठीक थी? क्यों? तो सचिव साहब ने कल ये भी कहा है कि हाईकोर्ट में भी एक मुकदमा दायर किया गया था कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया कि इसमें कोई तथ्य तर्क नहीं है। हुआ क्या कि सहायक लेखाकार की जब परीक्षा हुई थी 12 सितंबर से 14 सितंबर तक 6 शिफ्टों में करवाई गई थी। हमने ये आवाज़ उससे पहले उठाई कि एमपी में हमने इस कंपनी का जो एजेंसी है इसका हमने ब्यौरा देख लिया था कि ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 में एसआई की परीक्षा करवाई थी, अभी भी करवाई है, उसमें भी धांधली हो गई है। और तमाम अन्य प्रदेशों में भी इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई हुई थी एजेंसी के खिलाफ। तो हमने एग्जाम से पहले इसका विरोध कर दिया कि ये एजेंसी एग्जाम नहीं करवाएगी। मेरे खिलाफ उल्टा विधिक नोटिस जारी हुआ आयोग की तरफ से कि बॉबी पवार आयोग की और एजेंसी की छवि धूमिल कर रहे हैं। तो बताइए, ठीक है, हमने कहा ठीक है करवा लो। जब 6 शिफ्टों में पेपर करवाया, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो एजेंसी ने पेपर टाइप किए 6 पेपर, उसमें से गूगल ट्रांसलेट मार दिया हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूँ, कॉमर्स की भाषा में कैपिटल को पूंजी कहते हैं, वहाँ कॉमर्स के वो हिंदी वालों के लिए राजधानी आ रखा था। ऐसे अनेकों 70 से 80 प्रश्न ऐसे हो गए थे। मतलब तो बच्चा क्या पढ़ेगा उसमें? पूंजी को राजधानी पढ़ के वो कैसे सवाल को समझ पाएगा? तो ऐसी गलतियाँ उस एजेंसी ने करी। उसके बाद खुद आयोग ने एक्सपर्ट बुलाए, हमें जहाँ तक सुनने में मिला एक्सपर्ट बुलाए, कॉमर्स के जो ज्ञाता वो बुलाए, उन्होंने आयोग को लताड़ लगाई कि इसमें तो 7-8 क्वेश्चन करने लायक है, बाकी तो ये कूड़ा है। तो क्या हम गलत थे जिनके खिलाफ आपने विधिक नोटिस जारी किया? हम पहले ही कह रहे थे एजेंसी बेकार है। ये कहीं ना कहीं, और वन दरोगा का देख लीजिए, 332 क्वेश्चन डिलीट करना, और 332 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक शिफ्ट में सही कर रखे हैं और दूसरे शिफ्ट में डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि कई रिवाइज हुए हैं क्वेश्चन ना। क्या लगता है आयोग के पास संसाधनों की कमी है या आयोग जानबूझ के इस तरह की गलतियां करता है अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए? ये हो सकता है कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाए। संसाधनों की क्या कमी है? अगर संसाधनों की कमी है तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, आप हाथ खड़े कर दीजिए ना, सरकार को बोलिए हम नहीं करवा पाएंगे अगर आप हमारा बजट नहीं बढ़ाते या ये नहीं करते हो। तो संसाधन जुटाना वगैरह ये तो सरकार का काम है। आयोग डिमांड तो करें, परंतु अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो सकता है ये लोग ऐसा करें, क्योंकि वन दरोगा, ये सहायक लेखाकार, ये इस एजेंसी ने करवा दिए हैं। और फिर भी आयोग के सचिव कहते हैं कि हमें सस्ती पड़ी है, ये रेट जो है वो सस्ती पड़ी है। और ये बात मत भूलिए सचिव जी, हम जिस दिन आरटीआई से मांग लेंगे, हमें पता लगा कि इस एजेंसी के और टीसीएस एजेंसी जो टॉप में अभी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, उसके रेट सेम थे टेंडर में, परंतु आपने टीसीएस को किसी कारण बस कुछ गलती निकाल कर उसे बाहर कर दिया और रेट सेम थे। और आप कह रहे हैं कि इसका रेट में डिफरेंस था, ये सस्ती पड़ी इसलिए हमने कर लिया। क्या सस्ते के चक्कर में आप उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये कहाँ तक का न्याय है? आप 300 रुपये पर व्यक्ति से फीस ले रहे हो, तो आप उसके बावजूद भी बच्चों को एक बिल्कुल फेयर जो परीक्षा करवाए वैसी एजेंसी नहीं दे पाओगे। और जो ये नॉर्मलाइजेशन का मामला है, जो 80,000 बच्चे थे वन दरोगा में, 18 शिफ्टों में करवा दिया। बताओ, उत्तराखंड में बड़े बड़े पेपर बैंकिंग के हो या एसएससी 10+2 के हो, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं सेंटर के, वो उत्तराखंड में बहुत बड़ी तादाद में सेंटर होते हैं, वो संपन्न करवाते हैं। परंतु तुम्हारे लिए संसाधनों की कमी है, तुम्हारे लिए सेंटरों की कमी है। ऐसा ये तो मतलब मैं अपनी ओर से अगर कहूँ तो मुझे सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि सेंटरों की कमी है। बहुत सेंटर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक शिफ्ट में करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन पेपर भी करवाते हैं, तो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर, देहरादून तक, ये यहाँ तक 1.5-2 लाख। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाना, इतने संसाधन है यहाँ पर। वो तो नहीं, वो संसाधन है, उस बात से मैं एग्री करता हूँ आपके। बताओ ना, 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 23,000 से अधिक महाविद्यालय,
इंटरमीडिएट कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल वगैरह, ये 23,000 से अधिक तादाद हैं 2016-17 की। नहीं, ये कोई बात नहीं है कि संसाधनों की कमी है, करा नहीं सकते। अच्छा, आपसे पूछता हूँ एक पद के बेरोजगार संघ के लेटर में मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कोई हैं, वो विदेश में रहते हैं, उनकी पत्नी है, वो उनका पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, तो डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं कि कोई विदेश में रहते हो, क्या विदेश में रह के कोई पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? देखिए, वो जो मामला है बेरोजगार संघ के लेटर हेड पे नहीं देखा होगा, आपने बेरोजगार संघ के नाम से देखा होगा। वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के नाम से वो लेटर आया है, जिसने भी भेजा है बेनाम लेटर है, उसने नाम नहीं डाला, जिसने भेजा है उसने लिखा है, वो उनके आस पड़ोसियों ही ने भेजे हैं कि वो दुबई से कोविड के दौरान आए हैं, और उसके बाद दोनों का सिलेक्शन होना, और दोनों का सिलेक्शन भी इस तौर पे होना कि महिला अभ्यर्थी जो है उनकी वाइफ वो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में महिला टॉपर हैं, 8वीं रैंक जनरल में है, 16वीं रैंक उनकी है। तो मतलब ये हम भी जानते हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, और टॉप रैंक में आने के लिए तो कितनी मेहनत लगती है। तो अपने आप में जांच का विषय हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो सकता है उन्होंने तैयारी से अपना सिलेक्शन पाया हो, परंतु जांच तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर संदेह के आधार पर जांच तो होनी चाहिए, आपका ये कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल, संदेह के आधार पर जांच होनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया कि जो यहाँ लाइब्रेरी में बैठे 4-4, 5-5 सालों से जो कोचिंगों में बैठे हुए हैं वो तो टॉप नहीं कर पा रहे हैं, परंतु विदेश से आकर यहाँ पर टॉप कर जा रहे हैं। तो कम से कम अगर जांच में सही पाए जाते हैं तो उनको सम्मानित करना चाहिए, उत्तराखंड सरकार की ओर से सम्मानित करना चाहिए, और लोगों को ये बोलना चाहिए कि ऐसे तैयारी की जाती है और ऐसे परीक्षा में पास हुआ जाता है, ऐसे टॉप रैंक में आया जाता है, अगर वास्तव में जांच में सही पाए जाते हैं। कुछ टॉपरों से हम भी बात करना चाह रहे थे, मैं भी बात करना चाह रहा था, टॉपरों ने बात करने से मना कर दिया। टॉपर कह रहे हैं कि हमसे प्रश्न पूछने वाला कौन होता है, हमारा तो दिन अच्छा था, हमारे तुक्के लग गए। मैं कह दूं आपको, तुक्के लगने वाली जो बात है कि हर परीक्षा में 100 नंबर की यदि परीक्षा है ना, तो आप अगर 100 के 100 करके आओगे, आपको अगर 50-60 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 50 तुक्के मार रहे हो, तो अधिक से अधिक आपके 8 से 10 तुक्के लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 4 ऑप्शन में इतने तुक्के लगेंगे, और वो जो गलत होंगे फिर माइनस करके नीचे आओगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होता है। और जो टॉपरों की बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आज तक जितनी परीक्षाएं उत्तराखंड में हुई है उसमें जो टॉपर रहे हैं हमारे मित्र हैं खास। क्या कुछ जो टॉपर्स हैं वो इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं? क्यों? आईएएस का इंटरव्यू, आईएएस का एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ, अभी सारे टॉपर्स इंटरव्यू दे रहे हैं डिफरेंट चैनल में, तो ये लोग इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकते हैं? ये बात आपको ही बताने वाला हूँ कि हमारे मित्र हैं जो कई परीक्षाओं में पहले टॉपर रहे और अभी अच्छी अच्छी पोस्टों पर जॉब कर रहे हैं। वो उन लोगों ने जब टॉप आए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने प्रदेश भर के छात्रों को कम से कम ऊर्जा मतलब दी कि कैसे तैयारी की जाती है, एक मार्गदर्शन दिया कैसे तैयारी। और अभी तक जॉब पर रहते हुए यूट्यूब के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया फेसबुक इस प्रकार के तमाम प्लेटफॉर्म से वो अभी तक बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें, कब कैसे करें, कैसे पेपर को हल करें, वो अभी तक कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम तक। परंतु इस परीक्षा के टॉपर तो सामने आने को तैयार नहीं है, सामने आने को तैयार नहीं, तो अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता कि क्यों सामने आने को तैयार नहीं है। एक बार आप सामने तो आइए, सामने आइए, बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। कोई लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक परीक्षा नहीं दी, बस ये परीक्षा थी हमने टॉप कर लिया। कैसे टॉप कर लिया जब आपने आज तक नहीं दी? कम से कम ठीक है कर लिया। आप कुछ और कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, मैं आयोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर जब आप कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो प्रेस में जब ये छपता है, ये ट्रेजरी में जाता है, क्या सर इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए? जब संतोष बडोनी जी कह रहे थे कि ये माफिया यहाँ तक फैला हुआ है, हमें पता नहीं लगता कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही है, क्यों पता नहीं लग रहा। माफिया तो काम कर ही नहीं सकते जब तक आयोग बहुत मजबूत है। गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि माफिया है तो गोपनीयता कहाँ रह गई फिर? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ संतोष बडोनी जी से कि अब मैं कहना क्या है, पर यही है कि इस चीज़ का सुनेंगे अभी सुनेंगे नहीं सर, वो चीज़ अलग है, लेकिन वो हमसे काफ़ी सीनियर है और काफ़ी जानकारी है उनको इस चीज़ में। लेकिन जो सर मेरी जो क्वेश्चंस की लड़ाई है, मैं सर आप बाहर हुए हैं कितने नंबर से? 1 मार्क से बाहर हूँ सर। एक्चुअली मैं मार्क्स बाहर नहीं हुआ हूँ, इनके हिसाब से मैं मेरिट में ही हूँ, लेकिन अब जान उसके बाहर कर दिया गया है। बताओ क्या किया जाए? क्या मैं अपनी लड़ाई ले लूँ? मेरे साथ के जो लड़के हैं जो अभी निकले हैं, काफ़ी लड़के जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, तो कहते हैं कि हाँ आपकी लड़ाई जेन्युइन है, आपको लड़ना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, स्थिति इस तरह से बनी हुई ना कि आजकल मेरे को फ़ोन आते हैं काफ़ी, कह रहा है भाई जी अब क्या मतलब हमारी तो पेपर रद्द ना हो। इस तरह से मैं ये चीज़ खुद चाहता हूँ, पेपर रद्द ना हो। पेपर रद्द होना मतलब ये कोई ये नहीं है, लेकिन जांच के बाद जो निकलता है वो चीज़ हमको सब चीज़
जांच करके जो लोग गलत तरीके से लगे हैं उनको तो बाहर किया ही जा सकता है। कुछ कहना चाहेंगे बॉबी पंवार और? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनती छात्र ये ना सोचे कि तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारे साथ भी खड़े हैं। मेहनती छात्रों के साथ हम दर्द समझते हैं कि किस प्रकार से जब आप किसी पद को पाते हो, मतलब किसी पद पर सिलेक्शन पाते हो तो कितनी खुशी होती है, और उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम देना, वो अंजाम हमने नहीं दिया या आपने नहीं दिया, वो अंजाम सरगनाओं ने दिया है या कुछ आयोग के ही लोग मिले हुए हैं, क्या पता, वो जांच में सामने आएगा, उन्होंने दिया है, या जो पैसा दे रहे हैं, जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है। तो आप लोगों के भी हम साथ हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। आप लोग भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें ये प्रेशर बनाएं कि जल्दी से जल्दी जांच हो। जितना हम ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे उतने जल्दी जांच होगी और जांच रिपोर्ट सामने आएगी। और हम कह रहे हैं एक बार जांच समिति गठित तो हो, हम उन्हें सुझाव देंगे, हम उन्हें बिंदु दोगे किस आधार पे जांच करनी है और किस आधार पे इसका निष्कर्ष निकल सकता है। वो मैं एक बार कह चुका हूँ और फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत जल्द, मतलब अगर जांच समिति गठित होती है बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर सब साफ हो जाएगा कि क्या होना है। जी, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बॉबी पंवार जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, और देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि आगे भी हम लोग इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं कुछ दिन की। इस मामले में आखिर हुआ क्या है, वास्तव में धांधली हुई है या नहीं हुई है, या जो लोग चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, सारे पक्षों को लेकर चलेंगे। आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।